हिस्ट्री के नज़रिए से अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग जब हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं, डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, तो उसके इम्प्लाइड मीनिंग, उसके निहितार्थ को समझते हैं और उसके रिटोरिक से उबरने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत आसान नहीं है। जैसे रतन जी ने भी कहा कि जो रिटोरिक है वो इतना भयंकर है। मुझे याद आता है हम लोग जब छोटे थे तो एक तेल आता था, बनफूल तेल, उसके साथ एक लंबा स्ट्रिप आता था, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में उसमें लिखा होता था कि बनफूल तेल की क्या क्या उपयोगिताएं हैं। सांप काटने से लेकर एड्स तक और हड्डी टूटने से लेकर बाल काले करने तक हर चीज का उसमें पुख्ता इलाज बताया गया था बनफूल तेल की शीशी में। मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूं, एज अ कंसिक्वेंस ऑफ सच बेसिक इथिकल रीजनिंग। ये स्कूल के बच्चों को जो इथिकल शिक्षा दी जाएगी उससे क्या क्या फायदे होंगे। एज अ कंसिक्वेंस ऑफ सच इथिकल लर्निंग, ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज एंड ऑल बेसिक ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज will be imparted, such as सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति, sacrifice, tolerance, diversity, pluralism, righteous conduct, gender sensitivity, respect for elders, respect for all people and their inherent capabilities, regardless of background, respect for environment, helpfulness, courtesy, patience, forgiveness, empathy, compassion, patriotism, democratic outlook, integrity, responsibility, justice, liberty, equality, fraternity, and so on. ये मुझे उस मंत्र की तरह लग रहा है जो करोड़ों का दहेज लेने के बाद जिस मंत्रोच्चार के पीछे शादी की चमक छुप जाती, ये वही मंत्र है। इस मंत्र के पीछे क्या है? बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि समय कम है मैं 2-3 उदाहरण लेता हूं इतिहास के नजरिए से। इतिहास के बारे में एनईपी के अंदर जो कुछ भी है वो उसी तरह मंत्रोच्चार की तरह है और इसलिए उसको खोल कर समझना जरूरी है। वो एक पिटारा है जिसमें से समय समय पर हर महीने, हर हफ्ते छोटी छोटी चीज़ें यूजीसी से निकलती है, एमएचआरडी से, एजुकेशन मिनिस्ट्री से निकलती है, यूनिवर्सिटी से निकलती है। तो हम भाषा के खेल के दौर में हैं। यहाँ इस चीज़ को समझना आवश्यक है कि कैसे जो सिलेबस फॉर एग्जाम्पल हमारा बन रहा है वो हिस्ट्री के खेल को कैसे आगे बढ़ाता है। हिस्ट्री में हम लोग हमेशा से जो भी पार्टी सरकार में रहती है उसके खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री का डिसिप्लिन ऐसा है जो हमेशा किसी भी ऑथोरिटेरियन सत्ता के, किसी भी इस तरह के प्रवृत्ति के खिलाफ जाता है। तो हिस्ट्री को कंट्रोल करने की चाहत सब में होती है। यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने एक चीज की दाद देनी होगी कि जितने प्रभावी तरीके से इन्होंने इस चीज को समझा है और उसका इस्तेमाल किया है। हमारे अभी एक सिलेबस आया है, पिछले 6 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आना चाहिए, गिनीज बुक में। कोई कैटेगरी ऐसी नहीं है लेकिन आ सकता है। हम एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिलेबस बनाते हैं, हम उनका नाम गोपनीय रखते हैं। हम एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके शिक्षक इतने नाकारा हैं कि वो सिलेबस नहीं बना सकते, उन्हें सिलेबस दिया जाता है, वो कहीं से आता है, अवतरित होता है। मुझे एक पत्रकार महोदय थे, वो बार बार फोन करके कई चीजों के लिए बातें करते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप मुझे एक इंफॉर्मेशन ला कर दीजिए कि हिस्ट्री का जो सिलेबस बना है वो किसने बनाया। उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है सर, मैं बिल्कुल पता कर दूंगा। एक दिन के बाद उन्होंने बोला थोड़ी दिक्कत आ रही है। एक सप्ताह के बाद उन्होंने बोला सर आप बात करना है तो कर लीजिए, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां इतिहास ही नहीं और जितने भी विषय हैं, सिलेबस किसने बनाया हमें पता तक नहीं है। दुनिया भर में सिलेबस बनाना इतना संवेदनशील काम है। मैं उस कमेटी में रह चुका हूं, हमारे कई साथी रह चुके हैं। बहुत ज्यादा सेंसिटिव काम है क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको कॉलेज के कॉरिडोर में, यूनिवर्सिटी में लोग पकड़ सकते हैं कि क्या सिलेबस बनाया है, कैसे पढ़ाएं इसको।
हमें पता ही नहीं है। दूसरी बात, जो नए सिलेबस में आप देखेंगे, हम अक्सर जब कम्युनलाइजेशन की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद, भाईचारा, इन चीज़ों की बात करने लगते हैं। कम्युनलाइजेशन हमें समझना होगा कि अगर हम हिंदू मुस्लिम के टर्म्स में कम्युनलाइजेशन को समझते हैं तो फिर हम में और वो जो कम्युनल है उनमें कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि कम्युनलाइजेशन का मतलब ही है कि आप कम्युनिटी के टर्म्स में इतिहास को, समाज को, सामाजिक विसंगतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर सबसे जो दिलचस्प चीज़ है कि जिस तरह से इन्होंने हिस्ट्री का सिलेबस बनाया है उसमें दो बातें बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम के रूप में इसको गढ़ा है कि ये हिंदू राजा है, ये मुसलमान राजा, जैसे अंग्रेज इतिहासकार किसी ज़माने में करते थे। पुराने बातों को ये लाना चाहते हैं तो उसमें कभी कभी ये बहुत पुरानी बातें नहीं, बस अंग्रेज तक ही पहुंच पाते हैं, वहीं की बातें उठाते हैं। दूसरी बात कि जब इतिहास में हम समाज के बारे में, सामाजिक विसंगतियों के बारे में, सोशल स्ट्रगल्स के बारे में, जेंडर के बारे में, कास्ट के बारे में, क्लास के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में, या जिस तरह से सत्ता बनती है, जिस तरह से महानता गढ़ा जाता है, उसके बारे में अगर हम इतिहास में पढ़ाते हैं तो इतिहास का छात्र, चाहे वो कल को इतिहास पढ़े या न पढ़े, वो इस बात को जरूर सीख कर जाता है कि समाज में वास्तविक बदलाव लोगों के द्वारा लाई जाती है, किसी महापुरुष के द्वारा नहीं। और जिस दिन एक वोटर, एक आम वोटर ये बात समझ लेता है, उस दिन वो अपने सत्ताधारियों से ज्यादा अपनी ताकत पर, अपने राजनीति पर, अपने विचारों पर ज्यादा भरोसा करने लगता है। और यही चीज है जिसकी वजह से कोई भी सत्ता संस्थान कभी भी इतिहास के डिसिप्लिन को पूरी तरह खुली छूट नहीं देती। लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसे सरकार की बात कर रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था की जो पूरी तरह से इतिहास को दबोच चुकी है, इतिहास के डिसिप्लिन को दबोच चुकी है। और इसलिए आप देखेंगे कि जो नया सिलेबस है उसमें सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो ये है कि वो जैसे पुराने जमाने में जैसे राज तरंगिणी इतिहास लिखते थे, जहां इतिहास का मतलब होता था सत्ताधारियों का जीवन चरित्र, डायनेस्टिक बायोग्राफी, एक के बाद एक सारे टॉपिक आपको रूलर्स के बारे में, ये रूलर वो रूलर, आपने इसके बारे में नहीं बताया, आपने विक्रमादित्य को ठीक से नहीं पढ़ाया, आपने शिलादित्य के बारे में नहीं बताया, आपने इसकी चर्चा क्यों नहीं की, उसकी चर्चा क्यों नहीं की। हमने कहा हमने तो अकबर की भी चर्चा नहीं की, क्योंकि हम अब उस जमाने से बाहर निकल रहे हैं जब इतिहास का मतलब होता था कि किसी महान आदमी के बारे में पढ़ो। एक बड़ा अनूठा लेख है, शाहिद अमीन ने लिखा है, द मेकिंग ऑफ महात्मा, जहां उन्होंने ये नहीं बताया कि महात्मा गांधी इतने महान थे, उस महान आदमी के क्रियाकलाप को देखे। उन्होंने कहा कि महानता कैसे बनती है, कैसे लोग ने उनको महान माना, क्या उसमें कोई विसंगतियां थी, कोई सत्ता का खेल छुपा था, उसके पीछे कुछ ऐसा है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। हम जब अकबर की बात करते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इवन जिस इरफान हबीब के नाम से बहुत कुछ चलता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इरफान हबीब के किताब में एक चैप्टर है, चौथा चैप्टर, जिसकी पहली पंक्ति है कि मुगल स्टेट was not just a facilitator of exploitation, it was the principal instrument of exploitation. अब ये एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं, सही या गलत, मैं इरफान हबीब से बहुत सहमत नहीं हूं, लेकिन वो बात तो समाज की कर रहे हैं, वो बात इसकी कर रहे हैं कि कैसे एक सत्ता बनती है, कैसे सत्ता की दावेदारी होती है, और कैसे सत्ता की दावेदारी के खिलाफ लोग लामबंद होते हैं, कैसे सामाजिक बदलाव आता है, आ सकता है। अगर ये बातें आप इतिहास में पढ़ाएंगे तो जाहिर है कि जिनको ये स्थापित करना है कि दरअसल बदलाव वहां से आ रहा है कि वो है तो मुमकिन है, तो फिर उसमें आप समाज को पुनर्स्थापित कर रहे हैं उस कहानी में, ये उनको गवारा नहीं है। एक और उदाहरण मैं दूंगा इतिहास से ही, मेरा अपना क्षेत्र है इसलिए मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ। मैं मध्यकाल का इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत मैंने शोध किया है,
संस्कृत साहित्य पर। संस्कृत साहित्य पर आमतौर पर लोग मध्यकाल में नहीं पढ़ते थे। ये मान लिया जाता था कि संस्कृत साहित्य रचा नहीं गया मध्यकाल में। सच्चाई ये है कि मध्यकाल में प्राचीन काल से ज्यादा संस्कृत साहित्य रचा गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, ये एनईपी के डॉक्यूमेंट में लिखा है कि बच्चों को, स्कूल के बच्चों को हमारे अपनी भाषाओं के बारे में सिखाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात। फिर लिखा है, आप देखेंगे दो तरह का एनईपी में चीज है, एक्शनेबल और नॉन एक्शनेबल। सोशल इंक्लूजन नॉन एक्शनेबल, रिजर्वेशन एक्शनेबल, हटा दो। सोशल इंक्लूजन की बात कर, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। रिजर्वेशन की बात करेंगे तो परसेंटेज की बात करनी होगी, है ना। तो अभी यहां आप देखेंगे कि भाषा में एक एक्शनेबल बात है कि ये पढ़ाना होगा कि कैसे संस्कृत से सारी भाषाएं निकली। अब मैं मध्यकाल के संस्कृत को पढ़ता हूं तो जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है कि उस वक्त जो काव्य होता था, काव्य का मतलब लिटरेचर, काव्य का मतलब कविता नहीं, संस्कृत में काव्य का मतलब लिटरेचर, जिसमें विजडम हो। कब? तो जो काव्य है वो सिर्फ संस्कृत में लिखी जा सकती है, दूसरी भाषाओं में नहीं लिखी जा सकती। मजबूरन बाद में उन्होंने कहा चलो अपभ्रंश और प्राकृत में भी लिखी जा सकती। दोनों डेरोगेटरी लैंग्वेज है। प्राकृत रस्टिक, जो प्रकृति से जुड़ा, नेचुरल है, सो संस्कृत नहीं है। अपभ्रंश वो जो भ्रष्ट हो चुका है, उसमें आप सेकेंड हैंड लिटरेचर लिख सकते हैं, क्योंकि मीनिंग तो ओरिजिनली देववाणी में क्रिएट की गई थी। अब क्या बात है कि जब फारसी हिंदुस्तान में आता है और संस्कृत के इस मोनोपोली को, इस एकाधिकार को कि विजडम सिर्फ संस्कृत में गढ़ी जा सकती है, इस एकाधिकार को जब चुनौती मिलती है तभी बाकी की भाषाएं उभर पा रही हैं। आप देखेंगे कोई भी क्षेत्रीय भाषा आप ले लीजिए, धड़ल्ले से आपको फारसी के शब्द भी मिलेंगे, संस्कृत के भी मिलेंगे बहुतायत में, लेकिन फारसी के भी मिलेंगे। बिना फारसी के शब्द के इस्तेमाल किए आप हिंदी का एक सेंटेंस नहीं कर सकते। हिंदी शब्द भी फारसी का शब्द है। तो कहने का मतलब ये कि यहां पर आप ये बताएंगे सिर्फ कि हमारी सारी चीजें संस्कृत से, सारी भाषाएं संस्कृत से निकलकर आ रही है। तीसरी बात, चूंकि भाषा का खेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जब आप तलाक नहीं दे सकते, लेकिन समाज सेवा के लिए पत्नी को त्याग सकते, ठीक है। तो तलाक और त्याग के बीच का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा मौलिक है हमारे समाज में, और इतिहास में हम लोग भाषा के इसी खेल को तोड़कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बताना है, एनईपी के डॉक्यूमेंट में लिखा है। हिस्ट्री के सिलेबस में एक टॉपिक है कि वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बताना है। मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि जब आप वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बताएंगे तो शायद आप ये भी बताना चाहें कि कुटुंब की क्या परिभाषा है। कुटुंब की परिभाषा अगर आप संस्कृत साहित्य में, खासकर जो लॉ बुक्स है, धर्मशास्त्र है, उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुटुंब कितना हायरार्किकल स्पेस है। कुटुंब के अंदर वो भृत्य भी है, वो नौकर भी है, जिसको घर के चौखट को लांघने की इजाजत नहीं है। तो हम ये भी बता पाएंगे, लेकिन जब हमने बिब्लियोग्राफी देखा तो पता चला कि इसकी गुंजाइश नहीं है। ये गुंजाइश बनी रहे, इसके लिए हम सबको इस पर सोचने की जरूरत है।